नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 29 मार्च 2021 के डेली एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका की स्टोरी की बात की जा रही है और ये जो कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है इसकी स्टोरी की बात की जा रही है। कैसे ये जो AZD1222 वैक्सीन है जिसको इवॉल्व किया गया है अभी के लिए कोरोना वायरस के लिए भी, जो कोविशील्ड नाम की वैक्सीन है जो कि यूएस में तो नहीं बट यूके और इंडिया में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज़ में लोगों को दी गई। इस वैक्सीन की शुरुआत कैसे हुई, इस वैक्सीन में क्या पोटेंशियल है, कैसे इसको बनाया गया, कैसे इसका इमरजेंसी यूज़ अप्रूवल हुआ, कैसे यूएस में इसकी सेफ्टी की बात की गई, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो बेसिकली बात यहाँ पे है एस्ट्राजेनेका की स्टोरी की, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन क्या रही है उनके बारे में बात की गई। तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इस्लामोफोबिया को लेके है। भाई यहाँ पे जो ऑथर साहब हैं वो ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया बैठा है, अलग अलग देश के लोग, अलग अलग धर्म के लोग, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अब देखिए सेंसिटिव आर्टिकल है, धर्म से रिलेटेड आर्टिकल है, आपके एग्जाम्स के काम का है नहीं, तो इस प्रकार के आर्टिकल्स को डिस्कस करने का मतलब है नहीं। ठीक है, इसलिए मैं स्किप भी करता हूँ। इस प्रकार के आर्टिकल्स कंट्रोवर्शियल हो जाते हैं तो ठीक नहीं बात करना। नेक्स्ट बात करते हैं ओपेसिटी रूल्स, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। रिसेंटली यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया और डिसीजन में ये बोला गया, देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन बनी थी कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये एनोनिमिटी लेके आते हैं और कहीं ना कहीं जो पब्लिक का अधिकार है किसी भी चीज़ के सच या झूठ को जानने का उसको हटाते हैं। बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है ये ऑलरेडी 2018 में, 2019 में, 2020 में चल चुकी है, तो अब इसको रोकना सही नहीं है। अभी ये रोकना सही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बेसिस पे कहा है और सुप्रीम कोर्ट की जो यहाँ पे रीजनिंग है वो कैसे फ्लॉड है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल है लिमिटेड सकोर, पॉलिसी मेकर शुड मिटिगेट द क्राइसिस फेसिंग बोरोवर्स ड्यूरिंग द पैंडेमिक। सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन पड़ी थी। आपको पता है जब लॉकडाउन लगा था दोस्तों तो एक पीरियड दिया गया था 6 महीने का, थोड़ा सा उसको एक्सटेंड भी किया गया था बाद में, जिसमें जिन लोगों ने भी लोन वगैरह उठाया था बैंकों से, ठीक है, उनको उस पीरियड के समय पे ईएमआई नहीं भरनी थी। तो जब लॉकडाउन लगा और लोगों ने ईएमआई नहीं भरी तो लोग कन्फ्यूज़न में रहे। कुछ लोगों को लगा कि हमको ईएमआई भरनी नहीं है, कुछ लोगों को लगा बाद में भरनी पड़ेगी, कुछ लोगों को लगा सिंपल इंटरेस्ट देनी पड़ेगी ईएमआई, कुछ लोगों को लगा कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पे देने लगेगी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास पेटिशंस पहुंची और सुप्रीम कोर्ट के पास पेटिशंस में क्या बोला गया कि जो पैंडमिक के समय पे जो मोरेटोरियम का एक्सटेंशन दिया गया था उस समय पे कोई इंटरेस्ट ही ना लिया जाए। कुछ लोगों ने बोला कि ये इंटरेस्ट सारे बोरोवर्स के लिए माफ़ किया जाए। अभी तक क्या हुआ कि जिन्होंने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया था हाउसिंग के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी और चीज़ के लिए, उनके सिंपल इंटरेस्ट उनके ऊपर चार्ज किया गया, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया गया। लेकिन जिन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया था उनके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट ही चार्ज किया गया। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि उनके ऊपर आप कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकते। कुल मिला के सुप्रीम कोर्ट की तारीफ की जा रही है और ये बोला जा रहा है कि इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के पास लाया गया है इकोनॉमी से रिलेटेड एक डिसीजन को लेके कि पैंडमिक लगने के बाद जो मोरेटोरियम का समय था उस मोरेटोरियम के समय में किस कैटेगरी के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगाया जाएगा, इसके ऊपर डिसीजन लेने की ताकत किसके पास है, सरकार के पास है। लेकिन सरकार ये ताकत रीजनेबल तरीके से यूज़ कर सकती है और उसका एक मैनिफेस्टेशन इस आर्टिकल में है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। और जो चौथा आर्टिकल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा वो है द नीडलेस रिसरेक्शन ऑफ अ बरीड इशू। यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात की गई है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट मैंने पहले करंट अफेयर्स में आपके साथ डिस्कस किया है। यहाँ पे एक हिंदू लीडर ने एक पुराना मस्जिद है लखनऊ में जिसको तीली वाला मस्जिद बोलते हैं, उसको ये बोल दिया कि इससे पहले यहाँ पे एक मंदिर हुआ करता था, बाद में मस्जिद बन गया। अभी उस मस्जिद की जो सैंक्टिटी है दैट इज़ एंश्योर्ड बाय प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। लेकिन अब यहाँ पे पिटीशन फाइल की जा रही कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये सही नहीं है। और इसके रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भेजा है गवर्नमेंट को कि भाई देखिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में हमारे पास ये पिटीशन आई है तो हम आपको नोटिस दे रहे हैं, आप हमको बताइए कि इसमें आपकी राय क्या है। तो एक बड़ा ही आप कह सकते हो ग्रेव, मतलब आप कह सकते हो सीरियस इशू है।
दुष्यंत देव साहब ने इस आर्टिकल को लिखा है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। तो इस आर्टिकल को भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो ये 4 आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। मुझे हेल्प करने के लिए आप ज्वाइन बटन दबा के चैनल के मेंबर बन सकते हैं। मेरे चैनल हर्षित द्विवेदी एजुकेशन की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको लक्ष्मीकांत की पॉलिटी किताब कंप्लीट मिलेगी, स्पेक्ट्रम की मॉडर्न हिस्ट्री किताब मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट कवर हो चुका है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स, सतीश चंद्रा की मिडिल हिस्ट्री, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी और ऐसे और बहुत से सब्जेक्ट्स की मैंने वीडियोस बना रखी हैं। आपके प्रिपरेशन में डेफिनेटली काम किए, अच्छी लगे तो आप हेल्प करने के लिए ज्वाइन बटन दबा सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मौका मिलेगा आपसे बात करने की कोशिश करूँगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ, मेरे बाकी करंट अफेयर्स के लेक्चर्स की पीडीएफ के लिए, इंडिविजुअल डेली करंट अफेयर्स, डेली एडिटोरियल्स, साथ साथ मेरे लेक्चर्स के नोटिफिकेशन के लिए, जो कि यूट्यूब सारे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन नहीं भेजता है। अब बात करते हैं सागा ऑफ अ वैक्सीन। अगर आप बात करो एस्ट्राजेनेका की SARS-CoV-2 AZD1222 वैक्सीन के बारे में, इस वैक्सीन को कहाँ डेवलप किया गया? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में डेवलप किया गया। कौन सा स्ट्रेन इसमें? तो एक चिंपैंजी का एडेनो वायरस स्ट्रेन है इसमें। और इस स्ट्रेन को कुछ इस प्रकार से बनाया गया है कि जब भी ये किसी ह्यूमन में जाएगा, ये क्या करेगा, ये उस ह्यूमन के अंदर कोविड-19 के वायरस को रेप्लिकेट नहीं करने देगा। ये इस AZD1222 वैक्सीन का मतलब आप कह सकते हो पोटेंट आउटकम है। अब अगर आप बात करो तो इस ऑक्सफोर्ड की जो टीम है, इसने ना केवल ये जो AZD1222 वैक्सीन बनाई है कोरोना वायरस के लिए बनाई है, इसके ऊपर पहले से भी बातचीत चल रही थी और बहुत लंबे समय से इसके ऊपर इन्फ्लुएंजा को ठीक करने के लिए, जीका वायरस को ठीक करने के लिए और मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जिसको मर्स कोरोना वायरस कहा जाता है, इसको ठीक करने के लिए भी AZD1222 के कुछ चेंज ट्रायल्स पे, कुछ चेंज्ड वर्जन्स पे ट्रायल शुरू हो चुका है। तो भाई यहाँ पे एस्ट्राजेनेका की SARS-CoV-2 कोरोना की वैक्सीन AZD1222 के चेंज्ड वर्जन्स को इन्फ्लुएंजा, जीका और मर्स कोरोना वायरस को सॉल्व करने के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ऑलरेडी। अब अगर बात करो तो इन सब वैक्सीन की बनने की शुरुआत कब हुई? यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में इस वैक्सीन के बनने की शुरुआत कोरोना वायरस आने से पहले हो चुकी थी। हमारे सामने कोरोना वायरस का पहला स्ट्रेन कब आया? ये आया जनवरी 2020 में, जब ये बहुत तेज़ी से चाइना में फैलना शुरू हुआ। उस समय पे इंडिया में नहीं था। अब आप देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन CEPI के साथ मिलके एक डिजीज एक्स पे काम करना शुरू हुआ। जैसे ही SARS-CoV-2 का वायरस रिलीज हुआ, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स नहीं इनोवेशन, कॉलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस और साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड मिलकर पहले ही इस प्रकार के इन्फ्लुएंजा के एक वायरस की वैक्सीन पर काम कर रहे थे। और जैसे ही कोरोना वायरस यहाँ पे आता है, इन्होंने बोला कि भाई इसके लिए कैंडिडेट वैक्सीन बनानी पड़ेगी। यहाँ पे बात करते हैं सारा गिलबर्ट की। सारा गिलबर्ट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में काम कर रही थी, इनके साथ कुछ और टीमें भी थी और ये जेनर इंस्टीट्यूट में भी इन्वॉल्व थी। जब ये कोरोना वायरस का स्ट्रेन फैलना शुरू हुआ तो सारा गिलबर्ट ने उसी समय बोल दिया कि हो सकता है अक्टूबर तक वैक्सीन हम लोग ले आए। मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के बिहाफ पे सारा गिलबर्ट क्या बोल रही है कि भाई ये जो कोरोना की वैक्सीन आई है, ये कोरोना की जो बीमारी आई है, इसके लिए हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली वैक्सीन अक्टूबर तक ला सकते हैं। अब सब लोग हक्के बक्के यहाँ पे जितने भी लोग थे वो ये बोल रहे थे कि कोरोना की वैक्सीन को लाने में कम से कम 12 से 15 महीने लग जाएंगे। लेकिन सारा गिलबर्ट ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी क्या बोल रही थी कि अक्टूबर 2020 तक हम वैक्सीन ले आएंगे। अब ये एक बहुत कह सकते हो आप एम्बिशियस स्टेटमेंट था और कहीं ना कहीं आप एम्बिशियस स्टेटमेंट पे खरा भी उतरा है। आप देखो दिसंबर के लगभग एस्ट्राजेनेका की कोविड की वैक्सीन आ भी गई थी दिसंबर 2020 तक, लेकिन एस्ट्राजेनेका की जो सड़क रही है ना, एस्ट्राजेनेका के जो रास्ते रहे ना, वो काफ़ी उबड़ खाबड़ रहे हैं। दिसंबर 2020 में जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन आई, उससे पहले भी एस्ट्राजेनेका के लिए चीज़ें मुश्किल थी, उसके बाद भी मुश्किल रही हैं। पहले मुश्किल कैसे थी? देखिए, एस्ट्राजेनेका को अलग अलग देशों में अप्रूवल मिला। अप्रूवल मिलने से पहले जब इस एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था तो यूनाइटेड किंगडम में एक केस आया ट्रांसवर्स माइलेटिस का।
ट्रांसवर्स माइलेटिस को बोला गया कि भाई ये हो सकता है कि जो कोरोना की एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन है इसको एडमिनिस्टर करने के चक्कर में ये केस आया हो, तो कुछ समय के लिए एस्ट्राजेनेका के ट्रायल्स बंद कर दिए गए। इंडिया में ट्रायल बहुत कम समय के लिए बंद हुए थे। इंडिया में एक केस आया न्यूरो प्लस का, ठीक है ना। इस न्यूरो प्लस का केस भी तभी आया, लगा कि भाई एक पर्सन को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई है, उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स हो गई। तो छोटी मोटी छुटपुट प्रॉब्लम्स जिस कोरोना की वैक्सीन से रिलेटेड सामने आने लगी, तो इन्वेस्टिगेटर्स पे, स्पॉन्सर्स पे, रेगुलेटर्स पे बहुत अलग अलग प्रकार के सवाल उठाए जाने लगे कि भाई आपकी वैक्सीन में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। जब वैक्सीन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसका ट्रायल क्यों कंडक्ट करवा रहे हो। लेकिन ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स में आप ट्रायल बंद नहीं कर सकते। हालांकि छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है, कि इंसान की जान पे बात आ रही है तो इट इज़ नेवर अ छोटी मोटी प्रॉब्लम। अभी रिसेंटली आपने सुना होगा कि एक डॉक्टर, यंग डॉक्टर, उसने वैक्सीन ले ली और वैक्सीन लेने के बाद जब उसको बॉडी पेन हुआ उसने पेन किलर खा लिया, वो ख़त्म हो गई। कितना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स था एक डॉक्टर की और एक हेल्दी इंसान की, जिसको कोरोना वायरस हुआ ही नहीं, उसकी मृत्यु हो जाना बड़ी बात है। ठीक है, तो जब इस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन का अप्रूवल नहीं भी हुआ था, उससे पहले भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है इसके रिजल्ट पब्लिश हुए दिसंबर में। जो पहली रिपोर्ट थी वो एक प्रेस रिलीज थी, और पहली रिपोर्ट में बताया गया कि जो एस्ट्राजेनेका की एफिशिएंसी है ना वो 70% है। और ये बोला गया कि कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ ह्यूमंस में, इंडिविजुअल्स में एस्ट्राजेनेका की जो एफिशिएंसी है वो 90% तक भी जा सकती है। लेकिन कुछ कुछ जगहों पे कुछ एडवर्स केसेस भी आने लगे। फिर बाद में इस बारे में बात होने लगी कि ये जो वैक्सीन ट्रायल है ये सिंगल डेज में होगा, 2 डेज में होगा। पहले के समय में वैक्सीन ज़्यादा अवेलेबल थी नहीं, तो कभी कभी ऐसा हुआ कि एक सिंगल डोज ही अवेलेबल है, 4 हफ्ते बाद देने के लिए दूसरी डोज है ही नहीं। तो भाई कहीं ना कहीं हफ्ते का जो गैप है वो बड़ा हो गया, ठीक है, सप्लाई इश्यूज़ के चलते। तो जब इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था, इसके ट्रायल के समय पे बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई। ट्रायल के समय पे ही वैक्सीन की कमी पड़ी। उस वैक्सीन की कमी के चलते कुछ लोगों का जो शेड्यूल था ना वैक्सीनेशन का वो बिगड़ गया। कुछ लोगों के वैक्सीनेशन के शेड्यूल में काफ़ी डिफरेंस आ गया। अब जब वैक्सीन को देने का शेड्यूल बिगड़ गया और वैक्सीन में जितना वायरल वेक्टर दिया जा रहा है किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को वो बिगड़ गया, तो बहुत अलग अलग प्रकार के रिजल्ट आने लगे। कुछ केसेस में बोला गया कि भाई पहली वैक्सीन दो आप, फिर दूसरी वैक्सीन 4 हफ्ते बाद दो, एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। फिर कुछ केसेस में बोला गया कि पहली वैक्सीन दो, दूसरी वैक्सीन 8 से 10 हफ्ते बाद दो, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। कुछ लोगों ने बोला एक ही डोज दो, दूसरा डोज दो ही मत, तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी। इस प्रकार के रिजल्ट्स अक्सर कर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पब्लिश करती रहती थी। यहाँ पे एक और पॉइंट बोला गया कि अगर पहला डोज आप कम दो और दूसरा डोज नॉर्मल दो तो वैक्सीन ज़्यादा इफेक्टिव होगी। ये क्यों बोला गया? ये इसलिए बोला गया क्योंकि अगर आप पहले डोज में ज़्यादा वैक्सीन देते हो और दूसरे डोज में भी ज़्यादा वैक्सीन देते हो, तो होगा ये कि पहले डोज की ज़्यादा वैक्सीन के चलते ज़्यादा एंटीबॉडीज़ क्रिएट हो जाएंगी, और बाद में जो ज़्यादा एंटीबॉडीज़ है ना, ये दूसरी डोज के इफेक्ट को नलीफाई कर देंगी। ये भी एक लॉजिक दिया गया, हालांकि बाद में इस लॉजिक को फ्लॉड बोला गया। कुल मिला के यहाँ बात क्या की जा रही है? बात ये की जा रही है कि जब इस वैक्सीन के ट्रायल हो रहे थे, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, कोविशील्ड वैक्सीन के ट्रायल हो रहे थे एस्ट्राजेनेका के दौरान, उस समय पे ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की टीम है ये बहुत नाना प्रकार के ट्रायल्स कंडक्ट कर रही थी, और इन ट्रायल्स के जो रिजल्ट थे ना वो भी अलग अलग आ रहे थे। और ऑब्वियस सी बात है इन मल्टीपल एनालिसिस को ऑक्सफोर्ड की टीम पब्लिश भी कर रही थी। बट अब आप समझिए, किसी एक पर्टिकुलर वैक्सीन के बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रायल रिजल्ट्स आएंगे, तो लोगों को क्या लगेगा? लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि भाई वैक्सीन सही है या वैक्सीन गलत है। हालांकि उसके बाद आप देखोगे कि इस वैक्सीन के डाटा को, जो भी आपकी ऑक्सफोर्ड टीम ने एनालिसिस की, इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके टेस्ट करवा रहा था, तो इस वैक्सीन डाटा को रेगुलेटर यूनाइटेड किंगडम, जो कि है मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी, इसने अप्रूवल दे दिया। कौन सा अप्रूवल दिया गया? तो शुरुआत में तो इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन नहीं दिया जाता है, और जो यूके का ज्वाइंट कमेटी ऑन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन है, उसने रिकमेंड किया कि ठीक है भाई आप वैक्सीनेशन दे रहे हो यूके में दो, लेकिन 12 हफ्ते का गैप होना चाहिए, यानी पहली डोज के बाद दूसरी डोज 12 हफ्ते में मिलनी चाहिए। ठीक है, हालांकि बाद में इसको कम भी किया गया। अब जब इस वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया गया, ठीक है ना, और इसके अप्रूवल के बेसिस पे जो बाद में टेस्ट रिजल्ट निकल के आए,
और जब इस वैक्सीन का ट्रायल चल रहा था उस समय पे जो डाटा था, उस डाटा की बेसिस पे भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने कोविशील्ड की वैक्सीन के यूजेज को अप्रूव कर दिया यहाँ पे। ओके, और ये जो वैक्सीन थी इसका एक और बहुत प्लस पॉइंट था, ये रूटीन इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स के साथ बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंटेड थी। अगर आप फाइजर वैक्सीन की बात करोगे, फाइजर वैक्सीन को आपको इमेंसली लो टेम्परेचर से रखना है, आपको एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को इतना इमेंसली लो टेम्परेचर पे नहीं रखना है। प्लस बात ये थी कि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल कर रहा था सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इंडिया में, एस्ट्राजेनेका यूके में, और जो एसके बायो था ये साउथ कोरिया में इसके ट्रायल करा रहा था। और ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि हम जो भी वैक्सीन बनाएंगे उसको कोवैक्स फैसिलिटी को देंगे। कोवैक्स फैसिलिटी ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इनिशिएटिव का पार्ट है, गावी का पार्ट है, और कोवैक्स फैसिलिटी के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि भाई दुनिया भर की 20% पॉपुलेशन को ये लोग वैक्सीन अवेलेबल करवाए। तो अगर कोविशील्ड की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट एसके बायो और एस्ट्राजेनेका बना रहा है और ये लोग कमिट कर रहे हैं कि हाँ भाई हम इन दवाइयों को कोवैक्स को अप्लाई करवाएंगे, तो कोवैक्स इस बात को इंश्योर कर करवाएगा कि दुनिया भर में दवाई पहुंचे। तो इसलिए भी कहीं ना कहीं कोविशील्ड को यहाँ पे एक पुश दिया गया। अब बात यह है कि ठीक है, आपने एस्ट्राजेनेका को अप्रूव तो कर दिया, बट एस्ट्राजेनेका में कंट्रोवर्सीज उठ रही हैं। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ने एस्ट्राजेनेका के यूज़ को ओल्डर इंडिविजुअल्स में मना कर दिया, बूढ़े लोगों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसका लॉजिक क्या दिया गया? इसका लॉजिक ये दिया गया कि बूढ़े लोगों में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की ज़्यादा टेस्टिंग नहीं हुई है। फिर कुछ हेमोटोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स भी देखे गए, तो जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन ली उनको ब्लड क्लॉट्स हो गए, उनके प्लेटलेट काउंट्स कम हो गए, हालांकि कोई बहुत ज़्यादा थ्रोम्बोलिक सीरियस थ्रोम्बोलिक इवेंट्स नहीं हुए। ठीक है ना। हेमेटोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स क्या होता है? वो साइड इफेक्ट्स जो ब्लड से रिलेटेड है। और थ्रोम्बोलिक इवेंट्स क्या होता है कि ब्लड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आपको हो रही है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो गई। तो अभी तक एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉब्लम तो सामने निकल के नहीं आई है। या फिर प्रिसाइजली कहिए कि जितनी भी फैटलिटीज़ यहाँ पे निकल के आई हैं, जितनी भी लोगों की जाने गई, जितनी भी लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा नहीं है कि आप इसके ट्रायल को बंद कर पा दो। और फिर साथ साथ जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं यहाँ पे कोविशील्ड में, उसके बाद भी जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी है और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या बोलना है कि भाई देखिए प्रॉब्लम्स निकल के आ रही हैं, लेकिन अब तक जो भी बेनिफिट नज़र आ रहे हैं इस वैक्सीन के, प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा है। अब अगर आप बात करो तो इस एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के ट्रायल केवल यूके में नहीं हुए हैं, ये यूएस और साउथ अमेरिका में भी हुए हैं। और इस ट्रायल का नाम क्या था? ऑपरेशन वार्प स्पीड। इस ऑपरेशन वार्प स्पीड के ट्रायल ने अर्ली मार्च में बताया कि वैक्सीन की एफिशिएंसी 79% है। अभी जब बाद में पहले बोला गया 79% एफिशिएंसी, तो कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि हाँ भाई वैक्सीन रिलायबल है। लेकिन बात यहाँ पे ये है कि 32,000 लोगों को यहाँ पे स्टडी में इंक्लूड किया गया था, ऐसा बोला गया। जैसे ही यहाँ पे ऑपरेशन वार्प स्पीड के चलते ये बोला गया कि ये जो वैक्सीन है इसकी एफिशिएंसी 79% है, एक यूएस गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन आया। यूएस गवर्नमेंट का जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है उसने ये बोला कि भाई हमारा जो डाटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड है उसने ये बोला है कि ये जो 79% एफिशिएंसी है ये फुल सैंपल बेस पे नहीं दिया जा रहा है, ये पार्शियल सैंपल बेस पे दिया जा रहा है। और इस पार्शियल सैंपल बेस को 17 फरवरी के कट ऑफ फिगर पे कैलकुलेट किया गया है, जहाँ पे 141 लोगों को एक्चुअली में कोरोना हुआ था और उनको वैक्सीन दी गई थी। हालांकि अप्रैल मतलब पिछले ही लास्ट वीक में, अब तो हम लोग ऑलमोस्ट अप्रैल के एंड में पहुंच रहे हैं, तो लास्ट वीक में लगभग 20 अप्रैल के लगभग ये जो आपका DSMB है, जिसका फुल फॉर्म है आपका डाटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड, इसने फाइनल अपडेटेड लिस्ट निकाली जिसमें 192 कोविड केसेस थे। टोटल ऑफ लोग जिनको वैक्सीन दी गई थी वो 32,000 थे, और एफिशिएंसी वैक्सीन बताई गई कितनी? 74%। तो यहाँ पे यूएस को थोड़ा बॉयस्ड होने की बात की जा रही है। ये बोला गया कि यूएस अपने DSMB नाम के ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू बार बार ये स्पेसिफाई करवा रहा है कि भाई कोरोना में ओवरऑल फुल यूजेज या फुल ट्रायल्स नहीं हो रहे हैं, जबकि यूएस में खुद मॉडर्ना और फाइजर को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन इतने ही छोटे सेट में दिया गया है। तो जब वो अपनी वैक्सीन मॉडर्ना और फाइजर को अप्रूवल दे रहे हैं, तो बाहर की वैक्सीन जो कि बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, शायद उसको डिस्करेज करने के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं कि इस वैक्सीन के पूरे ट्रायल्स नहीं है, क्योंकि उनको जिसको अप्रूवल देना है वो तो ये दे ही चुके हैं। ठीक है।
तो बात यहाँ पे ये है कि देखिए वैक्सीन को लेके यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम चल रही है। कोविशील्ड वैक्सीन की बात की जाए, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की बात की जाए तो ऑब्वियसली बात है, इसमें बहुत पोटेंशियल है। हालांकि इसमें स्कोप अभी बहुत है, क्लिनिकल रिसर्च और डेवलपमेंट का, लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपेरेंसी का। तो यही सब बातें यहाँ पे बोली जा रही है। और ऑब्वियस सी बात है, जब भी कोई नई वैक्सीन आएगी, कोई नया वर्जन आएगा, या फिर जो कुछ भी DSMB, डाटा एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड ने किया है यूएस में, उसको कहीं ना कहीं फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ऑफ यूएस द्वारा रिव्यू किया जाएगा, जो कि यूएस का रेगुलेटर है हेल्थ के फील्ड में। तो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका एज अ वैक्सीन मैन्युफैक्चरर शुरू से लेके एंड तक कैसे चला है, उसके बारे में कुछ पर्टिकुलर बातें यहाँ पे करी गई हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है ओपेसिटी रूल्स, द इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अंडरमाइन द वोटर्स राइट टू नो अबाउट द फंडिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ द पार्टीज। देखिए रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं अनकन्विंसिंग है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद ए बोबड़े साहब ने एक बेंच को हेड किया और बोला कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जो स्कीम है, जो 2018 में चल चुकी है, 19 में चल चुकी है, 2020 में चल चुकी है, इसको भी 2021 के स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एकदम से रोक रखना, इसका कोई जस्टिफिकेशन हमारे पास नहीं है। एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट के जज ये भी बोल रहे हैं कि देखिए इस स्कीम को इम्प्लीमेंट करते वक्त कुछ सर्टेन सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 12 अप्रैल 2019 को। 12 अप्रैल 2019 को भी सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके हियरिंग हुई थी, ठीक है ना। और इस हियरिंग में जो बोला गया उसी चीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके प्रेजेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाई गई ऐसे बोबड़े साहब की, उसने ये बोल दिया कि भाई ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ये चलते ही रहेंगे। अभी बात यह है कि जो 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में केस पहुंचा था, केस पूरी तरीके से दोस्तों सेटल नहीं हुआ था उस समय पे, केस उस समय पे पेंडिंग रह गया था। कोर्ट ने उस समय पे बोला था कि भाई ये एक सीरियस पॉलिटिकल इशू है, एक सीरियस डेमोक्रेटिक इशू है, इसके ऊपर हमको और थीसिस और बहस करनी पड़ेगी। इन द मीन टाइम जब तक हम इसके ऊपर फाइनल डिस्कशन नहीं कर लेते, तब तक एक काम करो, तब तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक सील्ड कवर में इलेक्शन कमीशन को जितना भी पैसा उनके पास डोनेशन के तौर पर आया वो बताएंगे। और इलेक्शन कमीशन चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करेगा कि हाँ भाई किसी एक पर्टिकुलर पार्टी के पास अगर जरूरत से ज़्यादा पैसा आ रहा हो, किसी दूसरे के पास जरूरत से कम आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन उस बात को पॉइंट आउट करेगा। तो ये बात यहाँ पे 2019 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने बोली कि 2019 के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर ने बोला कि जब तक सुप्रीम कोर्ट एक डिटेल्ड डिसीजन नहीं दे देता इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तब तक जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी वो अपने एक सील्ड कवर में ये बताएंगी कि भाई कि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू जो उनके पास पैसा आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, और इलेक्शन कमीशन इस बात को इंश्योर करेगा कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के पास सारा पैसा ना है। लेकिन अब बात यहाँ पे ये है कि अभी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जब इस केस की हियरिंग की, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केस का फाइनल डिस्पोजल नहीं किया, ना ही सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे केस के फाइनल डिस्पोजल की बात करी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बोला कि 2019 में हम ऑलरेडी एक सेफगार्ड इंट्रोड्यूस कर तो चुके हैं। जब हम ऑलरेडी सेफगार्ड इशू कर चुके हैं और जब हम पॉलिटिकल पार्टीज को ये बोल चुके हैं कि आप एक सील्ड एनवलप में अपने सारे फाइनेंसेस को लोगों को प्रोवाइड करो, मतलब इलेक्शन कमीशन को प्रोवाइड करो, लोगों को नहीं, तो प्रॉब्लम क्या है, चीज़ों का सोल्यूशन तो निकल चुका है। लेकिन बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि इस मुद्दे पे बहस करने में समय लगेगी। तो इन द मीन टाइम पॉलिटिकल पार्टीज को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के लिए ये जो सील्ड कवर में लेटर देने वाली बात है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इसको मान लेना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये कि वो एक टेम्परेरी मेजर था, इसका परमानेंट मेजर निकालना है। ठीक है, सील्ड कवर में एक पॉलिटिकल पार्टी के पास कितना पैसा है उसने इलेक्शन कमीशन को बता भी दिया अगर, तो भी वो इनफ नहीं है। आपको इलेक्टोरल बॉन्ड के कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे डिसीजन देना ही होगा, और वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे नहीं दिया है। ये बड़ी प्रॉब्लम है। सरकार का सिंपल कहना है कि देखिए ब्लैक मनी तो आ नहीं रही सिस्टम में, हर चीज़ भाई डिजिटली हो रही है, डिजिटली सरकार के पास पैसा जा रहा है, प्लस एट द सेम टाइम बैंकों के थ्रू जो पैसा जाता है, जो भी रजिस्टर्ड एंटिटीज़ हैं जो बैंकों के थ्रू पैसा भेज रहे हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में, वो सब केवाईसी कॉम्प्लिएंट है। तो प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, सरकार का ये बोलना है कि हम तो उल्टा ब्लैक मनी को सिस्टम से हटा रहे हैं। अब अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना चाहेगा तो वो कैश में नहीं दे सकता है, उसको ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सरकार बोली हमने तो अच्छा चीज़ की, आपको खुश होना चाहिए।
पर यहाँ पे सारी बात एनोनिमिटी की है। बात यहाँ पे ये है कि पहली चीज़ तो ये हुई है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर से लिमिट हटा दी गई है। एक पर्टिकुलर डोनर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे सकता है, इसकी कोई अपर लिमिट है ही नहीं। वो चाहे 1 करोड़ दे, चाहे 100 करोड़ दे, चाहे 1000 करोड़ दे, चाहे लाख करोड़ दे। पहली चीज़। दूसरी चीज़ एनोनिमिटी। कौन सा कॉरपोरेट किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दे रहा है ये नहीं पता चल पा रहा है। तो उसके चलते वो पॉलिटिकल पार्टी उस पर्टिकुलर कॉरपोरेट को पॉलिसी मेकिंग में कितनी मदद कर रही है ये नहीं पता चल पा रहा है। तो अगर कोई बड़ा कॉरपोरेट हाउस किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा पैसा दे रहा है केंद्र में या सरकार में, और पॉलिटिकल पार्टी उसके रिस्पेक्ट में कोई फेवरेबल पॉलिसी लेके आ रही है, तो जनता को पता चल जाएगा ना कि भाई यहाँ तो सांठगांठ चल रही है। तो जनता अगली बार वोट डाल के वो सरकार को हटा सकती है। लेकिन इस प्रेजेंट मेथोडोलॉजी में कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि पैसा कितना आ रहा है पॉलिटिकल पार्टी के पास और कौन दे रहा है। अगर कौन दे रहा हो ये पता चल जाए तो कहीं ना कहीं ये मालूम पड़ जाएगा कि भाई सारे लफड़ीबाजी क्यों हो रही है। प्लस उसमें और भी बहुत सी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर डोनर होगा वो सीधे सीधे पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे देगा। वो बीच में बहुत सारी शेल कंपनीज बनाएगा और उन शेल कंपनीज के थ्रू पैसे को रूट करेगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल मनी लॉन्ड्रिंग वाला एलिमेंट भी आ जाता है। ठीक है। फिर यहाँ पे ये बोला गया लोगों को कि चलो ठीक है, आप ये जानना चाहते हो कि किसी पर्टिकुलर कॉर्पोरेट ने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया, तो आप एक काम करो, आप कंपनीज की स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स पढ़ लो। स्टैट्यूटरी फाइलिंग्स क्या है? जब एक कंपनी अपने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स को मेंशन करेगी तो ये बताएगी कि उसका इन्वेस्टमेंट क्या है, और ऑब्वियस सी बात है जितना पैसा उसने दान किया होगा उतने पैसे को उसने टैक्स फ्री कराया होगा। दान मतलब पॉलिटिकल पार्टी को दान। अभी वो पैसा टैक्स फ्री हो गया है तो टैक्स फ्री कराने के लिए उसने उस पैसे का एग्जाम्पशन लिया होगा। तो एक कंपनी की स्टैट्यूटरी फाइलिंग से थोड़ी बहुत इंक्वायरी करके पता चल सकता है कि उसने कितने का टैक्स एग्जाम्पशन लिया और कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया। तो एक पर्टिकुलर कंपनी ने कितना पैसा पॉलिटिकल पार्टी को दिया, चलो आप हाथ पाँव मार के जान भी लो, तो भी आप ये कभी नहीं जान पाओगे कि उसमें से कितना पैसा किस पॉलिटिकल पार्टी के पास गया। क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टी अपने अकाउंट्स को आप कह सकते हो कि अनाउंस करते हैं तो उन अकाउंट्स को क्यूमुलेटिवली अनाउंस किया जाता है। मतलब ओवरऑल फिगर अनाउंस किया जाता है। और वो भी जल्दी पॉलिटिकल पार्टी अनाउंस नहीं करती। वो भी पॉलिटिकल पार्टी या तो इनकम टैक्स को अनाउंस करेगी या फिर आप कह लो कि इसको अनाउंस करेगी, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स को सील लेवल में। तो पहली बात तो किसी पॉलिटिकल पार्टीज के फिगर नहीं पता चल पाते हैं। दूसरी बात, वो फिगर पता चल भी गए तो उसको आप कंपनी की बैलेंस शीट से मैच नहीं करा पाओगे, क्योंकि कंपनी छोटे लेवल पर काम करते हैं। एक पॉलिटिकल पार्टी को हो सकता है एक समय पे 250 कंपनीज फंड कर रही हूँ। अगर हर कंपनी से 4 करोड़ आ रहा है तो पॉलिटिकल पार्टी में हो सकता है 250 करोड़ पड़ा हो पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में। अभी इस 250 करोड़ में से 4 करोड़ कौन सी कंपनी का आप कैसे पता करोगे? समझ गए? तो ये जो लॉजिक है ना सरकार का, कि आप कंपनी की अकाउंट शीट देख के जान लो कि इसने किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दिया है, आप नहीं जान पाओगे। ये बात यहाँ पे बात आई गई है। तो ये था हमारा दूसरा आर्टिकल दोस्तों। अब चलते हैं हमारे तीसरे आर्टिकल पे। तीसरे आर्टिकल में किसके बारे में बात की जा रही है? लिमिटेड सकोर। ये क्या चीज़ है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बैच ऑफ पिटिशंस गई हैं। किस चीज़ के रिस्पेक्ट में? सीकिंग वेवर ऑफ ऑल इंटरेस्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पैंडेमिक स्पेसिफिक मॉरिटोरियम। यानी 25 मार्च के बाद जो मॉरिटोरियम आया, जब लोगों को बोला गया कि ठीक है आप अपनी ईएमआई मत दो, तो ईएमआई मत दो मतलब कि लॉकडाउन के बाद लोगों की तनख्वाह बंद हो गई तो सरकार ने बोला कि ठीक है भाई, आप 6 महीने के लिए ईएमआई मत दो, आपके ऊपर हम कुछ एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगाएंगे। कुछ लोगों को लगा कि अब 6 महीने की ईएमआई देनी ही नहीं है। कुछ लोगों को लगा कि 6 महीने की ईएमआई बाद में देनी पड़ेगी कंपाउंड इंटरेस्ट को। कुछ लोगों को लगा कि सिंपल इंटरेस्ट पे देनी पड़ेगी। कुछ लोगों को लगा कि सरकार कोई नई चीज़ लेके आएगी। अब सरकार ने बोला है भाई कि देखो, आपको ईएमआई देनी है। जिन लोगों ने 2 करोड़ रुपए तक का लोन लिया है, पर्सनल लोन, ठीक है ना, या फिर एमएसएमईज हैं जिन्होंने 2 करोड़ तक का लोन लिया है, उन कंपनीज को ईएमआई देनी है सिंपल इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट में ईएमआई नहीं देनी है। और जिन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा का लोन लिया है उनको कंपाउंड इंटरेस्ट में ईएमआई देनी है। ये बात यहाँ पे बोली गई। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो पटिशंस गई उसमें ये बोला गया कि भाई सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे भी हमसे लोन मत लो, ये समय बहुत ख़राब था। पहली बात तो यहाँ पे ये बोली गई है। दूसरी बात, रिलीफ फ्रॉम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द पीरियड ऑफ ऑल बोरोवर्स। जैसा कि मैंने बताया कि 2 करोड़ तक का उधार जिन्होंने उठाया था
उन्हीं के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे ईएमआई कैलकुलेट की गई है। 2 करोड़ से ज़्यादा का जिसने उधार उठा रखा था उसके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे ईएमआई कैलकुलेट की है। तो जिनके लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे ईएमआई कैलकुलेट की है वो भी मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से या सरकार से कि भैया हमारी भी तो ईएमआई माफ़ करो, हमने ज़्यादा का लोन ले लिया तो क्या हुआ, हम बड़ा बिजनेस चला रहे हैं, हमारा बिजनेस भी ठप हो गया कोरोना में, हमें भी मदद की ज़रूरत है। तो अब यहाँ पे कोर्ट किस हद तक इंटरफेयर कर सकता है। कोर्ट से ये भी पूछा गया कि भाई मोरेटोरियम पीरियड को एक्सटेंड करो, तो जो 6 महीने के लिए कितने भी महीने के लिए मोरेटोरियम लगाया गया, क्या उसको सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंड कर सकता है? क्या सुप्रीम कोर्ट बोल सकता है कि कल की डेट में कि हाँ भाई जिन लोगों ने इतने रुपए का लोन ले रखा है वो अपनी ईएमआई इतने दिन तक नहीं दे सकते? तो यहाँ पे कोर्ट के सामने एक इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग आ रही है। और आपको पता है कि इकोनॉमिक पॉलिसी डिसीजन मेकिंग सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, ये सरकार का काम है, केंद्र सरकार का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। तो यहाँ पे कोर्ट ने साफ साफ क्लियर किया कि भाई देखिए हमारी ज्यूरिडिक्शनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो भाई कंपाउंड इंटरेस्ट लगाना है या सिंपल इंटरेस्ट लगाना है, ये एक पॉलिसी इशू है। अगर सरकार ने सिंपल इंटरेस्ट लगाया है तो दिस इज अ पॉलिसी इशू, और इसमें सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करना सही नहीं है। ये बात पहली बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इस बात की तारीफ की जा रही है। एट द सेम सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली है कि भाई ठीक है आपने 2 करोड़ तक को वालों को तो माफ कर दिया, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर वाले लोगों के ऊपर आपने कंपाउंड इंटरेस्ट पे उनसे लोन वसूल रहे हो, ठीक है ना। अब देखिए जो लोग 2 करोड़ से ज्यादा उधार लेके बैठे हैं, ठीक है ना, वो उस मोरेटोरियम पीरियड में पैसा नहीं दे पाए, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे उसका ब्याज नहीं चुका पाए। इसका मतलब नहीं है कि वो एनपीए है, ये मतलब नहीं कि वो विलफुल और डेलिबरेट डिफॉल्ट कर रहे हैं, उन्होंने मोरेटोरियम पीरियड का प्रयोग किया है, क्योंकि कोविड के समय पे बड़े बड़े धंधे वालों की हालत खराब हो गई थी। तो ऐसे केसेस में जिन्होंने 2 करोड़ तक का लोन लिया है उनके इंटरेस्ट को आप कंपाउंड ना करके सिंपल कर रहे हो, और जिन्होंने 2 करोड़ से ज़्यादा का लिया है उनका इंटरेस्ट आप कंपाउंड कर रहे हो, ये गलत है। जो चीज़ 2 करोड़ से कम वालों के लिए कर रहे हो वही चीज़ 2 करोड़ से ज़्यादा वालों के लिए करो, ये बात यहाँ पे बोली है सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट की बात यहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों के अंदर इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी आया है। और अगर ऐसा मान लीजिए हो भी जाता है तो रूलिंग पार्टी को या बैंकों को ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। बैंकों को 7,500 करोड़ रुपए कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। अब ऑब्वियसली बात है अगर बैंक ना देना चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट इनका खर्चा उठा सकती है, ठीक है भाई। उसके बाद ये तो बात हो गई इस बात पे कि जो कोरोना के पैंडेमिक के समय पे मोरेटोरियम मिला था लोन्स में उसमें क्या करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि भाई सरकार अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट ले रही है, ब्याज ले रही है, तो आपको देना पड़ेगा क्योंकि सरकार का प्रेरोगेटिव है। लेकिन कुछ लोगों से सिंपल इंटरेस्ट पे लिया, कंपाउंड पे नहीं लिया, और कुछ लोगों से कंपाउंड पे लिया, ये गलत है। ये जो 2 करोड़ वाली सीलिंग गलत है और इसको सुप्रीम कोर्ट ने मानने से मना कर दिया, रद्द कर दिया। अब मोरेटोरियम को एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, इसमें कहीं ना कहीं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को खंगाला है कोर्ट ने। देखिए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को खंगाल करके कोर्ट ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या कोरोना के पैंडेमिक समय पे सरकार ने कोई बेसिक आप कह सकते हो एनडीएमए के प्रोविजन का वायलेशन किया है। यहाँ पे सरकार ने इस पैंडेमिक को बायोलॉजिकल इमरजेंसी बोला है, और एट द सेम टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार ने यह भी बोला है कि ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप मोरेटोरियम का एक्सटेंशन दोगे, ज़रूरत से ज़्यादा अगर आप लोगों का इंटरेस्ट माफ़ करोगे तो हमारा बैंकिंग सिस्टम हिल सकता है। एट द सेम टाइम एक बहुत बड़ा आप कह सकते हो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स का तबका है जो कि ये बोल रहा है कि भाई इकोनॉमी तो हमारे बिजनेस से बनती है, अगर वो बिजनेस ही ठप हो जाएंगे तो क्या इकोनॉमी चलाओगे, तो इकोनॉमी को सपोर्ट दो, इन बिजनेस को सपोर्ट दो, ठीक है। तो यहाँ पे पॉलिसी मेकर्स needs to urgently come up with measures to help mitigate the crisis before lenders are dealt with more defaults। सीधी सीधी बात यहाँ पे बोली जा रही है कि देखिए बैंकिंग सेक्टर को और हमारी सरकार को थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी बैंकों से पैसा उठाया है वो स्ट्रेस में है, और उनको इस स्ट्रेस में छोड़ के निकल जाना दिस इज एक्चुअली नॉट अ रिस्पॉन्सिबल सॉल्यूशन। इसलिए हमारी सरकार को ये एफर्ट मारना चाहिए, हमारी सरकार को एक कंप्लीट एफर्ट करना चाहिए कि भाई मोरेटोरियम के बेनिफिट्स लोगों के पास थोड़ा लॉजिक के साथ पहुंचे, ठीक है। और आगे आने वाले समय में बहुत ज़्यादा जो लोग हैं जिन्होंने बैंकों से पैसा उठा रखा है वो एक लिमिट से ज़्यादा उधार में ना दब जाए। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। द नीडलेस रिसरेक्शन ऑफ अ बर्डीड इशू, द एपेक्स कोर्ट ऑर्डर इशूइंग नोटिस ऑन अ पिटीशन चैलेंजिंग द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इज डिस्टर्बिंग। थोड़ा थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ।
9 नवंबर 2019 को एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच मिली थी सुप्रीम कोर्ट की, जिसने अपना एक जजमेंट दिया था एम सिद्दीक वर्सेस महेंद्र सूरज दास ने। इस जजमेंट को राम जन्मभूमि जजमेंट भी बोला जाता है, ठीक है ना भाई। इस बेंच में कौन कौन था, तो उस समय के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद ए बोबड़े साहब जो अभी के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और अब्दुल नज़ीर, ये उस समय पे उस पर्टिकुलर बेंच में थे जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी थी, ठीक है ना भाई। और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में किसी एक पर्टिकुलर जज ने जजमेंट को ऑथर नहीं किया था। मतलब ऐसा बोला जा सकता है कि जितने भी 5 जज बैठे थे उन सब ने जजमेंट को ऑथर किया था, और इन सब जजों ने अनइक्विवोकल एक्सप्रेशन दिखाया था, अनइक्विवोकल एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल। इन सब लोगों ने ये बोला, इन पांचों के पांचों जजेस ने बोला कि द प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 ये सही है। अब हमको समझना पड़ेगा कि ये एक्ट क्या बोलता है। ये एक्ट ये बोलता है एन एक्ट टू प्रोहिबिट conversion of any place of worship and to provide for the maintenance of the religious character of any space of worship as it existed on 15 August 1947 and for matters connected therewith or incidental thereto। तो कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई गुरुद्वारा है, उसकी जो स्टेटस था उसका 15 अगस्त 1947 को आगे आने वाले समय में उस स्ट्रक्चर का वही स्टेटस रहेगा। समझ गए। तो अगर कोई मस्जिद है, वो 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, तो फिर वो मस्जिद ही रहेगी, मंदिर नहीं बन सकती। उसी प्रकार से कोई मंदिर है जो 15 अगस्त 1947 को मंदिर था, वो मस्जिद नहीं बन सकता। ये कौन बोलता है? ये बोलता है आपका प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, स्पेशल प्रोविजंस एक्ट 1991। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के 2 ऑब्जर्वेशंस थे। ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस किस में आ रहे हैं? राम जन्मभूमि टेम्पल केस में, जिसको एम सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास केस भी कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सुप्रीम कोर्ट की क्या ऑब्जर्वेशंस है। सेक्शन 3 ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट, जिसको आप बोलते हो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजंस एक्ट, ये क्या बोलता है कि किसी एक रिलीजियस डिनोमिनेशन द्वारा चलाया गया कोई प्लेस ऑफ वर्शिप उसी रिलीजन के किसी दूसरे डिनोमिनेशन द्वारा नहीं चलाया जा सकता, ना ही उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। उसी लाइन पे किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन का प्लेस ऑफ वर्शिप किसी दूसरे रिलीजन के प्लेस ऑफ वर्शिप पे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। और यहाँ पे जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप की जो परिभाषा है, इसको एक बहुत ब्रॉड आप कह सकते हो कि दायरा दिया गया है। दिस एक्सप्रेशन प्लेसेस ऑफ वर्शिप इज डिफाइंड इन द ब्रॉडेस्ट पॉसिबल टर्म्स, ठीक है ना भाई। इसमें हर प्रकार के पब्लिक रिलीजियस प्लेसेस आ जाते हैं, हर रिलीजन के, हर डिनोमिनेशन के। तो एक बात तो यहाँ पे ये हो गई। फिर एट द सेम टाइम ये भी बोला गया कि 15 अगस्त 1947 को किसी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप पे अगर कोई केस भी चल रहा है, मान लीजिए कोई मस्जिद है और उसके ऊपर ये केस चल रहा है कि भाई ये टेम्पल था, तोड़ के मस्जिद बनाया गया, तो भले ही 15 अगस्त 2047 को इस बात पे केस चल रहा था कि ये मंदिर है या मस्जिद है, लेकिन उस समय पे वो क्या था? उस समय पे वो मस्जिद था। और 15 अगस्त 1947 को ऐसे जितनी भी सूट्स और प्रोसीडिंग्स हैं उनको ख़त्म मान लिया जाएगा, और 15 अगस्त 1947 को उस पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप का जो स्टेटस रहेगा वही रहने वाला है आगे समय में, भले ही 15 अगस्त 1947 को वहाँ पे कोई केस चल रहा हो। अब एक्चुअली में ये सब चीज़ें होती क्यों है? यहाँ पे ये सब चीज़ें होती इसलिए हैं क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ये बोलना है कि भाई मुस्लिम इन्वेडर्स आए, मुस्लिम रूलर्स आए, उन्होंने मंदिर तोड़े और मस्जिदें बनाई। ये बात देखिए सही है, मंदिर तोड़ी है, मस्जिदें बनाई हैं, बट अब क्या तुम मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाने लगोगे? ये लॉजिक, मतलब पहले वाले लोग अगर जलालत वाला काम करके गए हैं, जहीलों वाला काम करके गए हैं, तो क्या तुम भी जहीलों वाला काम करोगे? ये लॉजिक यहाँ पे दिया गया है। कोड क्या बोलता है? कोड बोलता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, दिस बेसिकली प्रोटेक्ट्स एंड सिक्योर्स द फंडामेंटल वैल्यूज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या बोलता है? द लॉ एड्रेसेस इटसेल्फ टू द स्टेट एज मच टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ना केवल सरकार के ऊपर एप्लीकेबल है, ये लोगों के ऊपर भी एप्लीकेबल है। लोगों की फंडामेंटल ड्यूटीज है ना, जो आर्टिकल 51 है उसके अंदर भी ये आता है। यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को आप प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करो, ये हमारी सोसाइटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इंडिया एक ऐसा नेशन है यहाँ पे इक्वलिटी ऑफ ऑल रिलीजन्स की बात की जाती है, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के चलते हर प्लेस ऑफ वर्शिप को, चाहे हिंदू,
का मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसको बचा के रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोर्ट ने साफ साफ बोला है कि अगर कुछ हिस्टोरिकल रॉन्ग्स हुए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कानून अपने हाथ में लेकर उनको सॉल्व करोगे। ठीक है ना भाई, पहले अगर कुछ गलत हुआ है वो हो गया, अब उस गलत को इस्तेमाल करके आप आज गलत करने लगो, ये किसी भी प्रकार से जस्टिफाइड नहीं है। उसके बाद भी रिसेंटली हुआ ये कि 12 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस पेश किया सेंट्रल गवर्नमेंट को। एक्चुअली में इस न्यूज़ को मैंने कवर किया था। यूपी के एक लेजिस्लेटर हैं, उन्होंने तीली वाला मस्जिद जो है ना लखनऊ में, उसके ऊपर एक केस फाइल कर दिया कि भाई इस मस्जिद से पहले यहाँ पे मंदिर था, लेकिन अब इस मस्जिद को हम मंदिर में नहीं बदल पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सेक्शन 2, 3, 4 ऑफ दिस एक्ट। कौन से एक्ट की बात हो रही है? प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। तो ये जो सेक्शन 2, 3 एंड 4 है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये पिटिशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में। ऑथर यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को ये पिटिशन तुरंत रिजेक्ट कर देनी चाहिए थी, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस पिटिशन को रिजेक्ट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से इसका रिस्पॉन्स मांगा है, और गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स मांगना सही नहीं है, ऐसा यहाँ पे ऑथर बोल रहे हैं। इस पिटिशन में लिखा क्या है? इस पिटिशन में लिखा ये है कि 1192 से लेकर 1947 तक इन्वेडर्स ने हमारे देश पे अटैक किया है। कहीं ना कहीं उन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप और पिलग्रिमेज को तोड़ा है, इंडिया के कल्चर को नुकसान पहुंचाया है, और उस कल्चर को आप कह सकते हो इस्लामिक आर्किटेक्चर से कवर करने की कोशिश की है। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो सेक्शन 4 है, दिस इज बेसिकली ए सीरियस जॉल्ट ऑन कल्चरल एंड रिलीजियस हेरिटेज ऑफ इंडिया, ये पिटिशन बोल रही है। इसलिए सेक्शन 2, सेक्शन 3 और सेक्शन 4 ऑफ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को रद्द वो कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, ये पिटिशन बोलती है। अब ये पिटिशन काफ़ी डेंजरस है दोस्तों। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस बात को इंश्योर कर रहा है कि भाई अगर किसी रिलीजियस डिनोमिनेशन का प्लेस ऑफ वर्शिप है तो वो उसका ही रहे। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप कि उस रिलीजियस डिनोमिनेशन का प्लेस ऑफ वर्शिप वही रहे, इस बात को इंश्योर करने वाले नियम कानून को हटाने की बात कर रहे हो। मतलब आप सोसाइटी को पूरी तरीके से तोड़ देने की बात कर रहे हो। और ऑब्वियस सी बात है, इस प्रकार की पिटिशंस को यहाँ पे एंटरटेन नहीं करना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं दुष्यंत देव साहब, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन कहीं ना कहीं इस पिटिशन को एंटरटेन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अच्छा एक बात और बता दूँ, ये जो राम जन्मभूमि थी ना, ये आपकी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में नहीं आती। राम जन्मभूमि में जो भी हुआ 1993 में, दैट वाज अ ग्रॉस वायलेशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, ये भी बोला था आपका सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने। तो ये सब बातें हैं, इसके रिस्पेक्ट में जो भी और न्यूज़ आएगी मैं आपको बताता जाऊँगा। थोड़ा सा मेरा इंथुजियाज़म कम रहा है, थोड़ा सा मैंने चीज़ों को स्किप किया है। उसका रीज़न ये है कि मैं एक ऐसी जगह पे बैठा हूँ जहाँ पे धीरे बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंथुजियाज़म चीज़ों को नहीं समझा पा रहा हूँ, और थोड़ा जल्दी चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसलिए प्लीज़ बियर विद मी, कल आपको प्रॉपर वे में एडिटोरियल मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। गुड बाय।